हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है और खबरों में अब छत्तीसगढ़ की बारी। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री लखमा के मुताबिक शराब के संबंध में फैसला कैबिनेट और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लेंगे। वहीं लखमा ने यह भी कहा कि जब से वो मंत्री बने हैं तब से अब तक शराब दुकान को बंद करने के लिए उन्हें एक भी आवेदन नहीं आया है। सरगुजा से लेकर बस्तर तक और मध्य छत्तीसगढ़ में हर जगह पर शराब दुकान खोलने की मांग हो रही है। मंत्री लखमा का यह भी कहना है कि शराब दुकान खुलने पर अवैध शराब की बिक्री बंद होगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को छोड़कर छत्तीसगढ़ के मजदूर, किसान और आम आदमी कोई भी शराब दुकान बंद करने की मांग नहीं कर रहा। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर केवल राजनीति कर रही है, यह आरोप भी उन्होंने लगाया। इधर मंत्री लखमा के बयान पर छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। सरगुजा से लेके बस्तर तक और मध्य छत्तीसगढ़ में हर जगह दारू दुकान खोलने का मांग आ रहा है। छत्तीसगढ़ का मजदूर और छत्तीसगढ़ का आम आदमी कोई दारू बंद करने का मांग नहीं कर रहा है, दारू बंद करो बोल रहा है। कि सरकार बनेगी तो शराबबंदी होगी और इसके लिए गंगा जल के लोग कसम खाए थे। आज गंगा मैया को भी झूठा साबित करने में सरकार लगी हुई है और आज तरह तरह का बहानेबाजी करके सरकार शराबबंदी करना नहीं चाहती है, बल्कि और ज्यादा दुकान खोलकर इससे मतलब आय अर्जित करना चाहती है। रायपुर में पुलिस वालों को गाली देने और थाने में 2 दिन तक धरना देने के मामले में बीजेपी के पूर्व मंत्री और कार्यकर्ता के खिलाफ अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसे लेकर NSUI कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे की अगुवाई में सिविल लाइंस थाने पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। वहीं कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को अपशब्द कहने और थाने में पुलिस वालों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने वाले पूर्व मंत्री और समर्थकों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। आपको बता दें कि सोमवार को PHE मंत्री रुद्र कुमार ने भी SC/ST वर्ग के कार्यकर्ताओं से मारपीट के मामले में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग की थी, मगर इस मामले में अब तक किसी ने भी विशेष थाने में FIR नहीं करवाई है। वहीं इसको लेकर बीजेपी ने निशाना भी साधा है। भाजपा के पूर्व मंत्री राजेश मूणत द्वारा हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई, तो हमारे युवा साथी उनके साथ मारपीट की गई। उसके बाद हमारे पुलिस के जो जवान हैं उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ गाली गलौज की गई। इस अभद्रता को लेकर हम लोग आज सिविल लाइन थाने में आकर उनके खिलाफ FIR की मांग कर रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में कुछ न कुछ तो करेगा और अगर नहीं करेंगे तो इनके प्रदेश के प्रभारी, संगठन के प्रभारी और लोग इनके ऊपर चाबुक चलाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो अपराध करेगा वो उसके लिए जिम्मेदार होगा। देश की सरकार बिल्कुल दबाव की राजनीति कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए और अन्याय के खिलाफ में हमारे कार्यकर्ता खड़े हो रहे हैं, तो उनको पुलिस के माध्यम से दबाने का प्रयास ये तानाशाह सरकार, ये दमनकारी सरकार कर रही है। बस्तर में बीजेपी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। इस मामले में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि पूरा प्रदेश जानता है कि PM आवास योजना में गड़बड़ी कौन कर रहा है, किस तरह से प्रदेश में अवैध रेत खनन का खेल खेला जा रहा है, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। इस मामले में बीजेपी का एक दल पीड़ितों के साथ राज्यपाल से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग करेगा। जगदलपुर में 40 प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों का उनसे पैसा वसूल कर कांग्रेस का एक पार्षद खा जाता है। पूर्व विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को और उनको जगदलपुर से दूर थानों में ले जाकर रखा गया। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास में होने वाले भ्रष्टाचार को लेकर आने वाले समय पर बड़ा आंदोलन करेगी।
इधर कवर्धा के बीजेपी कार्यालय में जिला स्तरीय बैठक में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, खूबचंद पारख भी शामिल हुए, जिसमें सभी को बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। डॉक्टर रमन सिंह ने इस दौरान आजीवन सहयोग राशि भी जमा करने के लिए कार्यकर्ताओं से अपील की है। कवर्धा जिले के लिए बीजेपी संगठन ने 65 लाख रुपए का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत आज 17,25,000 रुपए जमा किए गए। इसके बाद बूथ लेवल में मंडल के कार्यकर्ता पहुंचकर सहयोग राशि एकत्रित करेंगे। आजीवन सहयोग निधि इसको कहा जाता है, जिसमें कार्यकर्ता और हमारे समर्थक उनसे आग्रह किया जाता है, उनसे निवेदन किया जाता है, और वो आज जैसे हमने स्वेच्छा से किया तो करीब करीब पहली बैठक में 65 लाख का लक्ष्य किया गया, इसमें 17,25,000 रुपया आज इकट्ठा हुआ। आगे मंडल में रसीदों को लेकर पदाधिकारियों के पास जाकर बूथ स्तर पर संपर्क करेंगे। रेलवे की अनदेखी और यात्री सुविधाओं की कमी के विरोध में मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल बड़ी संख्या में समर्थकों और नागरिकों के साथ आज बिलासपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने रेलवे डीआरएम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान विधायक के साथ समर्थकों ने रेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा भी मचाया। वहीं विधायक ने जल्द मांग पूरा नहीं करने पर क्षेत्र से कोयला गाड़ियों का डिस्पैच ब्रेक करने की भी चेतावनी दी है। दरअसल क्षेत्र में यात्री सुविधाओं के विस्तार, बंद ट्रेनों को शुरू करने के साथ ही ट्रेनों के स्टॉपेज और चिरमिरी से दुर्ग तक पैसेंजर ट्रेन का विस्तार करने की लंबे समय से मांग की जा रही है। मांग को लेकर बीते दिनों स्थानीय विधायक विनय जायसवाल ने स्टेशन में रेल रोको आंदोलन कर रेलवे प्रशासन को मांग पत्र भी सौंपा था, मगर इस दिशा में अब तक कोई भी पहल नहीं हो सकी है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार पर जानबूझकर भेदभाव करने का आरोप भी लगाया है। कोविड का बहाना करके पिछले 2 सालों से यात्री ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। जब चुनावी राज्यों में पूरे के पूरे ट्रेन चालू हो गए हैं, आज ये डीआरएम कार्यालय का जो घेराव करना है साथियों के साथ, आज जो भी चर्चा होगी, इसके बाद अगर ट्रेनें चालू नहीं होती है तो आने वाले समय में जो हम लोग कोयलांचल के लोग हैं, कोल नगरी के लोग हैं, पूरा का पूरा जो अदानी और अंबानी का जो डिस्पैच है उसको साथियों के साथ रोकने का काम करेंगे। राजनांदगांव जिले के खुज्जी से कांग्रेस विधायक छन्नी साहू के पति चंदू साहू को जमानत मिल गई है। एट्रोसिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए चंदू साहू को स्पेशल कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। बता दें कि जमानत मिलने के बाद विधायक छन्नी साहू समर्थकों के साथ अपने पति को लेने के लिए जिला जेल पहुंची और समर्थकों ने छन्नी साहू और चंदू साहू का फूल मालाओं से स्वागत किया, जिसके बाद विधायक छन्नी साहू अपने पति को स्कूटर पर बैठाकर साथ ले गई। विधायक छन्नी साहू ने कहा कि क्षेत्र की 2.5 लाख जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। वहीं विधायक पति चंदू साहू ने कहा कि रेत माफिया के खिलाफ आवाज उठाने पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि विधायक छन्नी साहू अपनी स्कूटी से ही गांव का दौरा कर रहे हैं। वहीं बिना सुरक्षा के उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र जोग, पंडरापानी और विचारपुर का दौरा भी किया। वहीं इसको लेकर राजनांदगांव एसपी का कहना है कि विधायक को पर्याप्त सुरक्षा दी गई है। रेत माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने से फर्जी तरीके से एफआईआर किया गया और मैं आदिवासियों के सम्मान के लिए और क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए मैं जेल गया था और रेत माफियाओं के खिलाफ, अनैतिक कार्यों के खिलाफ लगातार हमारा लड़ाई जारी रहेगा। खुज्जी विधानसभा के 2.5 लाख जनता का आशीर्वाद है और कोई भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के जनता के साथ रहते तो अपने आप पे महसूस नहीं करते कि बिना सुरक्षा मेरे पास 2.5 लाख जनता का आशीर्वाद है। जिम्मेदारी रहती है कि हम लोग जो सामने वाले की सिक्योरिटी, जब वो प्लान बताते हैं तो हम उनको सिक्योरिटी देते हैं। कई बार कोई वीआईपी किसी भी क्षेत्र में अगर बिना प्लान बताए जाते हैं जिसकी पुलिस की जानकारी नहीं देते तो हमारे लिए सिक्योरिटी उपलब्ध कराना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमें जैसे ही सूचना मिलेगी हम लोग सिक्योरिटी उपलब्ध कराएंगे। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के बाद परीक्षाओं को ऑफलाइन कराने का फैसला हुआ है। स्टूडेंट्स अपने स्कूल में ही बोर्ड की परीक्षाएं देंगे। इसके लिए इस बार भी सभी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया। बोर्ड परीक्षाओं के लिए 6,700 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वीके गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 से 3 दिन में प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। उधर राजनांदगांव में कलेक्टर ने 1ली से 12वीं कक्षा तक स्कूल खोलने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खोले जाएं।
किशोरों के टीकाकरण और बूस्टर डोज लगवाने के मामले में रायगढ़ जिला पीछे है। जिले में करीब 16% किशोरों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। इसके अलावा 85,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों में से अब तक सिर्फ 31,000 लोगों ने ही वैक्सीनेशन लगवाई है। वैक्सीनेशन में रुचि नहीं लेने के चलते अब स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण के लिए दफ्तरों में कैंप लगाने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज में अव्वल रहने वाला रायगढ़ बूस्टर डोज लगाने के मामले में काफी पीछे है। जिले में 15,131 किशोरों का वैक्सीनेशन अब तक नहीं हो पाया है, जबकि जिले में 85,000 लोगों को बूस्टर डोज लगनी थी, मगर अब तक केवल 30,983 लोगों को ही प्रिकॉशन डोज लग पाई है। वहीं 50% स्वास्थ्य कर्मियों ने भी प्रिकॉशन डोज नहीं लगवाई है। प्रिकॉशन डोज में थोड़ा सा जो हेल्थ वर्कर है उनका 50% हुआ है। प्रिकॉशन डोज में थोड़ा सा लोग निश्चिंत हो गए हैं और थर्ड वेव जो है थोड़ा सा कम नुकसान करते हुए बड़े आसानी से जा रही है लगता है, तो वो भी एक डर खत्म हो गया लोगों को। बस्तर और दंतेवाड़ा में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। लोन वराटू अभियान से प्रेरित होकर 3 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में एसपी सिद्धार्थ तिवारी और सीआरपीएफ के डीआईजी विनय कुमार के सामने सरेंडर किया है। समर्पण करने वाले नक्सलियों में डीएकेएमएस अध्यक्ष दशरथ उर्फ कोटलू मांडवी, मंगड़ू नुप्पे और मोटू कोहरामी शामिल हैं। बता दें कि सरेंडर करने वाले नक्सली आईडी ब्लास्ट करने, पुलिस पार्टी पर हमला करने जैसी घटनाओं में शामिल रहे हैं। वहीं लोन वराटू अभियान के तहत अब तक 127 इनामी समेत 515 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और इसी तरह सुकमा जिले में भी स्थायी वारंटी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। कुकनार इलाके में जिला पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। बीजापुर के नेशनल हाईवे 63 भोपालपट्टनम मार्ग के चिन्ना कोटपाल टी पॉइंट से महज 400 मीटर दूर पर आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडर समेत 4 जवान घायल हुए हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक ये जवान रूटीन एरिया डिमोनेशन के लिए निकले थे। ब्लास्ट के बाद सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभालकर घायल जवानों को वहां से बाहर निकाला। एक को बीजापुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, तो वहीं सीआरपीएफ के 3 घायल जवानों को रायपुर लाया गया। घायल जवानों को रायपुर के 2 अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। वहीं ब्लास्ट में सीआरपीएफ 153 बटालियन के घायल जवानों में एक डिप्टी कमांडेंट पलबन विश्वास को नारायणा और एक एएसआई सदाशिव यादव और एक हवलदार राजीव रंजन को एमएमआई हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि डॉक्टरों के मुताबिक चेहरे और हाथ पैर में ज्यादा चोट होने की वजह से जवानों की हालत गंभीर है। वहीं मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता तहसील जैदी ने। बीजापुर में हुए आईडी ब्लास्ट में घायल 3 जवानों को रायपुर लाया गया है। देर शाम MI-17 हेलीकॉप्टर से उनको रायपुर लाया गया। उसके बाद उनको 2 निजी अस्पतालों में भर्ती किया गया है। जो डिप्टी कमांडेंट हैं प्रबल कुमार विश्वास, उनको रायपुर के इसी नारायणा अस्पताल में यहाँ पे भर्ती कराया गया है। और 2 जो जवान हैं, जिसमें एक एएसआई सदाशिव यादव और एक हवलदार राजीव रंजन, इनको जो है रायपुर के एमएमआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो टीम है, ये रोड ओपनिंग पार्टी के रूप में वहां पे निकली थी और उसी दौरान नक्सलियों द्वारा जो आईडी बिछाई गई थी, उस पे ये जो डिप्टी कमांडेंट है प्रबल कुमार विश्वास, उनका पैर पड़ने की वजह से ये आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 4 जवान जो हैं वो घायल हुए हैं। उसमें से 3 घायल जवानों को, जिसमें एक डिप्टी कमांडेंट भी हैं, उनको रायपुर लाया गया है इलाज के लिए। और अभी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उनका भी इन दोनों अस्पतालों में इलाज चल रहा है और स्थिति जो है अभी स्थिर बताई जा रही है। कैमरामैन अनूप साहू के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। बलरामपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। वार्ड नंबर 5 में 8 साल के मासूम को प्रताड़ित करने वाले बुआ और फूफा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दोनों ने ही मासूम के साथ बड़ी बेरहमी से न सिर्फ मारपीट की, बल्कि गर्म चिमटे से भी मासूम को दागा था। IBC 24 की टीम ने इस खबर को काफी प्रमुखता के साथ दिखाया था और अब दोनों ही आरोपी सलाखों के पीछे हैं। आरोपी फूफा छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में जवान है। वहीं मकान मालिक की रिपोर्ट पर चाइल्ड लाइन और कोतवाली पुलिस की टीम ने पहले बच्ची को अपने कब्जे में लिया और अब उसका इलाज करवाया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल SP ने इस मामले में संज्ञान लिया है।
कल से तथ्य सामने आया कि उसकी बुआ और उसकी फूफा जी उस बच्ची के साथ पिछले कुछ महीनों से प्रताड़ना कर रहे थे, जिसको उसके घर मालिक के द्वारा बताए जाने पर चाइल्ड लाइन और बलरामपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। बुआ और उसके फूफा को पुलिस हिरासत में लेकर रिमांड में भेज चुकी है। राजनांदगांव जिले में इस साल प्रदेश में सबसे अधिक धान खरीदी की गई। राजनांदगांव जिले के 149 धान खरीदी केंद्र के माध्यम से 100% किसानों से 42,51,272 क्विंटल धान की खरीदी हुई है। आपको बता दें कि 2,11,000 किसानों ने धान खरीदी के लिए पंजीयन करवाया था। वहीं 1,96,035 किसानों ने धान बेचने टोकन प्राप्त किया। बारिश की वजह से आए बाधा को देखते हुए प्रदेश सरकार के निर्देश पर एक सप्ताह अतिरिक्त खरीदी कर धान खरीदी के लक्ष्य को पार करते हुए प्रदेश में सर्वाधिक धान खरीदी राजनांदगांव में की गई। वहीं जिले में 1,600 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया, जिसमें से 1,550 करोड़ का भुगतान किसानों को कर दिया गया है। वहीं खरीदे गए धान में से 56% धान का परिवहन भी किया जा चुका है। शेष धान का परिवहन 15 मार्च तक होने का दावा प्रशासन कर रहा है। तो जितने भी कृषकों ने हमारे उपार्जन केंद्र में जाकर टोकन प्राप्त किया, समस्त कृषकों का धान क्रय किया जा चुका है और पूरे 28 जिलों में राजनांदगांव जिला प्रथम स्थान पर खरीदी मात्रा में आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और उनकी पत्नी ख्याति वर्मा के आशीर्वाद समारोह पाटन में हुआ, जिसमें राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई। राज्यपाल ने दूल्हे चैतन्य और दुल्हन ख्याति को आशीर्वाद दिया और उनके खुशहाल और मंगलमय जीवन की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल और उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी देवी भी उपस्थित थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।